चलें, ये आवाज़ आ रही है सबको? मुदस्सिर क्लियर करें, इसको कंफर्म करें ज़रा। यस सर, आ रही है। चलें ठीक है, रेडी हो जाए इंशाल्लाह, फिर शुरू करते हैं, बाकी फिर अपने साथ साथ ज्वाइन करते जाएंगे। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है और हमने कल का लेक्चर देखा था, हमने उसमें थोड़ी सी चीज़ें पढ़ ली थी। ये है कि जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखे, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो वहाँ से चैनल के ऊपर से उसको रिवाइज कर सकता है। रिवाइज याद से किया करें और लाजमी किया करें, ठीक है। 2-3 काम आप ना लेक्चर के बाद फ़ौरन कर लिया करें, अगले लेक्चर से पहले। एक तो ये है कि आपकी जो स्टडी टेक्स्ट है या आपके पास जो बुक में मटेरियल मौजूद है, उसमें यहाँ पे मैं जो चीज़ें हाईलाइट कराता हूँ या कटिंग कराता हूँ या एक्सक्लूड कराता हूँ, एक तो उसको देख लिया करें। दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि जिस तरह मैंने कीवर्ड्स ढूंढे हैं, मतलब मैं आपको हर टॉपिक में एक कीवर्ड बताता हूँ कि क्वेश्चन में आपने वो कीवर्ड ढूंढना है कि वो वर्ड कौन सा है, तो वो कीवर्ड लाजमी हाईलाइट कर लिया करें कि वही एक चीज़ होती है जब हमें इन तकरीबन 50 to 60 थ्योरीज में से हमें कोई चीज़ अगर कहते हैं कि भाई हमें आइडिया देती है क्वेश्चन के उस टेंशन में, उस प्रेशर में, उस डिप्रेशन में, तो वो सिंपल एक कीवर्ड होता है जो हर क्वेश्चन के अंदर हमने ढूंढना होता है। अगर तो क्वेश्चन है सीधा सीधा सा, बाज़ ये होता है कि थ्योरीज के नाम भी हमें भूल जाते हैं, मतलब राइटर्स के नाम भी भूल जाते हैं कि टेलर था या फेल था या रोजमेरी थी या कौन था, तो हमें वो कीवर्ड याद रह जाते हैं। तो एक काम ये लाजमी किया करें कि अपना जो एक कीवर्ड है उसको हाईलाइट कर लिया करें उसमें से, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने शुरू में सबसे पहले चैप्टर जब स्टार्ट किया तो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी। हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, फिर वो जो प्रोसेस के हमने स्टेप्स पढ़े, फिर हमने थोड़ी सी ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक पढ़ी, मैनेजमेंट के लेवल पढ़े हमने, टॉप लेवल, मिडिल लाइन, फिर उसके बाद बॉटम लाइन। उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं मैनेजमेंट की मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स पढ़ी। फिर हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा और हमने उसमें देखा कि किस तरह एक ही चीज को वो 2-3 वर्ड के साथ लगा के पूछ रहा होता है। हमने देखा कि जो मैनेजमेंट के स्टेप्स थे वो आगे जाके मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे पूछ रहा है। सेम इस तरह अभी हम आगे जाएंगे, फ्यूल की थ्योरी पढ़ेंगे तो वो उसको एज ए फंक्शन क्लासिफाई कर रहा है। तो हमें ये चीज जहन में रखनी है कि एक ही थ्योरी के कितने नाम हो सकते हैं और उन स्टेप्स को या उन चीज़ों को कितने तरीके से पूछ सकता है, ठीक हो गया। तो हमने मैनेजमेंट का देखा कि इसके कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, सारा कुछ हमने ये तकरीबन 8 पॉइंट हमने उसके देखे। उसके बाद फिर हमने इसको डिटेल से पढ़ा। लीडरशिप आगे जाके डिटेल में आनी है। एक टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसके ऊपर जाके मजीद आगे किसी चैप्टर में बहस नहीं होने वाली, तो लिहाजा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। स्ट्रेस का हमने पूरे का पूरा चैप्टर करना है आगे जाके। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी सिर्फ यहीं की हद तक है। कम्युनिकेशन जो है ये भी सिर्फ यहीं की हद तक है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी यहीं की हद तक है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर एक प्रोसेस होता है इंटरव्यूज का। उसके फिर हमने स्टेप्स पढ़े कि एक इफेक्टिव इंटरव्यू को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन से उसके प्रोसीजर होना चाहिए। फिर हमने क्वेश्चनियर एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी, निगोशिएशन पढ़ा। निगोशिएशन के ऊपर जाके हम कंप्लीट आगे पढ़ेंगे, तो ये भी इसके ऊपर पूरा चैप्टर मौजूद है। कोचिंग और मेंटोरिंग इंपॉर्टेंट है, कोचिंग से ज्यादा मेंटोरिंग इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने देखा कि मेंटोरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म होने की वजह से और ये वो। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसमें से क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं और फिर उसके हमने देखे कि फायदे क्या होते हैं मेंटोरिंग के, और उसके बाद फिर हमने उसकी टेक्निक्स देखी। इसके ऊपर फिर हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हमने देखा तो उसमें से हमने एक की वर्ड ढूंढा जिसको वर्ड था जो हमारे लिए इफेक्टिव मेंटोरिंग का वर्ड, जो कि हम सब्जेक्ट में स्टडी टेक्स्ट में पढ़ के आए होंगे, तो तब हमें पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पे किस तरह पढ़ना है और इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारी अब तक की डिटेल थी जो हम अब तक पीछे करके आए हैं। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लीडरशिप को डिस्कस करते हैं। लीडरशिप यहाँ पे भी एक शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में यूज होगी, इन चीज़ों को याद नहीं करना होगा। एक बात पहले से मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक चीज़ कि जो क्या कहते हैं बुक की वर्डिंग में ऑरेंज कलर में हाईलाइट करूंगा, इसका मतलब ये होगा कि वो एक्सटर्नल मटेरियल है या बुक में कहीं से और से उठा के मैंने यहाँ पे लगाया है ताकि उसको मैं रिलेट कर सकूं अपने नेक्स्ट मटेरियल के साथ, अगले मटेरियल के साथ, ठीक हो गया। और जो रेड मटेरियल होगा जिसको मैं रेड कर दूंगा, उसका ये मतलब है कि उसे आप काट दें, उसे बुक से एक्सक्लूड कर दें,
वो जस्ट ना तो वो एक्सप्लेनेशन मटेरियल है, कुछ भी नहीं है, वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया होता है, वो आपका एग्जाम रिलेटेड चीज नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो ब्लैक है ये आपने याद करना है, इसको मैं जहां जहां पॉइंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता जाऊंगा तो आप इसको नोट करते जाइएगा। फिर ये होगा कि इंशाल्लाह जैसे ये चैप्टर एंड होगा तो मैं इस वर्ड की फॉर्म जो फाइल है इसकी फॉर्मेटिंग करके अच्छे से आपको एक चैप्टर का अलहदा से करके मैं आपको दे दूंगा, तो वो आपके एज इट इज नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है, उसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। इसके क्या कहते हैं, दूसरा ये है कि कल अगर हम आज एक दो टॉपिक कर लेते हैं तो कल आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा इंशाल्लाह, नहीं तो परसों हम एक टेस्ट रख लेंगे, इसका जितना टॉपिक पढ़ा होगा उसमें से हम उस टेस्ट को जो क्या कहते हैं कंडक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, चलते हैं आगे देखते हैं। आज हम अपना मतलब आगे वाली चीज देखते हैं। तो लीडरशिप एक छोटा सा पॉइंट था, हमने देखा था कि मैनेजमेंट की एक स्किल होती है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि हमने कल एक सिंपल से वर्ड में पढ़ा कि भैया किसी भी बंदे को मक्खन लगा के उससे काम निकलवाना लीडरशिप कहलाता है। मतलब किसी को भी इन्फ्लुएंस कर दो यार, किसी को भी बैठ के ना एक ऐसे किसी को बुलाओ और उसे काम निकलवाना, तो उसे को भाई आप हीरो हो, कल से आप ही हमारी क्या कहते हैं फ्यूचर में, जिस तरह आजकल खासतौर पे ना हमारे ट्रेनीज के साथ होता है, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में जाते हैं ना तो फिर वो ट्रेनीज के साथ इस तरह करते हैं कि जब काम निकलवाना होता है ना तो खासतौर पे अगर पार्टनर ने काम निकलवाना है और उससे जरूरत है आपकी तो वो बुलाएगा, भैया ना मेहनत करो, आप तो कल के पार्टनर हो, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपकी फर्म ही आपके सारा कुछ आपका है। ये और बात है, काम निकलने के बाद फिर वो जूते मार के बाहर निकाल देते हैं और फिर आर्टिकल जब आपकी खत्म होती है तो फिर मुड़ के भी नहीं देखते, ये एक और चीज है। तो लिहाजा इस तरह किसी को मोटिवेट करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना किसी भी तरीके से, वो इमोशनली भी हो सकता है, वो पैसे दे के भी हो सकता है, वो उसको फिजिकली भी हो सकता है, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करके उससे काम निकलवा लेना लीडरशिप कहलाता है। ठीक है, आगे उन्होंने जस्ट सिंपल सी क्या कहते हैं लाइनें बताई हैं कि भाई लीडर को क्या, सक्सेसफुल लीडर कौन सा होता है, हु इज एबल टू अंडरस्टैंड द नीड इंटरेस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव अ स्पेसिफिक पर्पस। हम शुरू से एक चीज पढ़ रहे हैं कि हम पूरी बिजनेस मैनेजमेंट, पूरी की पूरी किताब, हम पूरी की पूरी बुक जो है वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक मैनेजमेंट को उसके शेयर होल्डर का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करके देना। भाई किसी भी तरीके से मैनेजमेंट जो है उनके शेयर होल्डर को ऑब्जेक्टिव अचीव करके दे दे, वो खा प्रॉफिट की सूरत में हो, खा डिविडेंड की सूरत में हो, गुडविल की सूरत में हो, या वो हो सकता है कि मार्केट की शेयर की सूरत में हो, किसी भी तरीके से जो मैनेजमेंट है या लीडरशिप है वो शेयर होल्डर का जो ऑब्जेक्टिव है उनका कंपनी के बनाने का उसको अचीव करके दे दें। पूरी बिजनेस मैनेजमेंट का जो है वो कंसेप्ट यही है। तो एट द एंड ये वाली सिर्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है, आप इसको डिलीट कर देंगे। और उसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर टू पोजेस सर्टेन क्वालिटी, सम ऑफ विच आर इंटेग्रिटी, करेज, एटीट्यूड वगैरह, ये सारी कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। एक कॉमन सेंस एक अच्छे बंदे का, आपको अगर एक कहा जाए कि यार एक अच्छे आदमी की खसूसियात बयान करें, जो अच्छे आदमी की खसूसियात हैं अगर आप 10 बयान करते हो उसमें से 8 के ऊपर लीडरशिप पूरी उतर जाएगी। ठीक है, करेज, एटीट्यूड, इनिशिएटिव, एनर्जी, ऑप्टिमिज्म, प्रिजर्वेंस, बैलेंस, एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस वगैरह, ये सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे भी आप इसे एक्सक्लूड कर दें। किसी का क्वेश्चन है? चले, किसी का नहीं है, आगे चलते हैं। अदर इंपॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटीज इंक्लूड स्ट्रेंथ, कुछ भी नहीं है यार, ये जस्ट उन्होंने कॉमन सेंस की बातें की हुई हैं, आप इनको निकाल देंगे। इस पूरे पैराग्राफ में हमने सिर्फ ये देखा था कि भैया लीडरशिप का मतलब क्या होता है, ये आपका यहाँ से आपने एक्सक्लूड कर देना है। अब देखते हैं कि भाई मैनेजमेंट और लीडरशिप का डिफरेंस क्या होता है। मतलब मैनेजमेंट और लीडरशिप, मैनेजमेंट का काम भी तो यही होता है लोगों से काम निकलवाना, लीडरशिप का काम भी तो यही होता है कि लोगों से काम निकलवाना, तो फिर दोनों में फर्क कहाँ होता है? तो मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने फर्क होता है, उन्होंने आइडेंटिफाई किए होते हैं, ये से लेकर के तक। इसको आप 1-2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको एग्जाम में पता हो कि टोटल क्वालिटीज थी कितनी, कम से कम इतना तो पता हो ना। बाकी हर तरफ से हम नैले ही ठीक हैं, फिर हम कुछ ये होता है कि ना अपनी क्रिएटिविटी करके और कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट ऐड कर देते हैं जो बेचारे एग्जामिनर के वहम गुमान में भी नहीं होते, तो वो उस बेचारे को एक नई बुक लिखने का भी वो सोच लेता है बाजुकात हमारे पेपर चेक करते हुए। तो लिहाजा इसको नंबरिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हम इसको कोशिश करते हैं कि कन्वर्ट कर ही लें। अच्छा, तो पहली चीज है वो कहते हैं कि भाई जो मैनेजर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मतलब वो एडमिन कर रहा होता है चीजों को। 11 पॉइंट हमने कन्वर्ट कर दिए। और जो लीडर होता है वो इनोवेट्स कर रहा होता है। मैनेजर का एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि एक चीज बनी बनाई होती है उसको संभालना, मतलब बनी बनाई चीज है, सेटअप बने हुए हैं, प्रोसेस बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, उसने उनके ऊपर लोगों को फॉलो कराना है, उन चीजों को उसी के ऊपर उसने उनको एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, उसको एक क्या कहते हैं लकीर का फकीर बनाना काम होता है, वो होता है मैनेजमेंट का काम। इनोवेट होता है लीडर का काम। लीडर का काम क्या मतलब भाई चीजें तो चल रही हैं, प्रोसेस, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे बेहतर क्या हो सकता है, उनकी मजीद स्किल इंक्रीज करे, उससे ऊपर उनको और लेके जाए। ठीक है, तो लीडर इनोवेट करता है, नए नए आइडियाज निकालता है। हमने
क्या कहते हैं नए आइडियाज निकालता है, क्रिएटिव माइंड का होता है, मुख्तलिफ किस्म की नई प्रोडक्ट्स ढूंढता है, मार्केट्स ढूंढता है, रिसर्च करता है। लेकिन जो मैनेजर होता है वो जो चीजें बनी बनाई होती हैं उन्हीं के ऊपर लोगों को उसी तरीके से चलाता है। जिस तरह हमारा ब्यूरोक्रेसी में हम जाके आगे देखेंगे, जिस तरह के हमारे गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं कि इनका एक स्ट्रक्चर डिवेल्प हुआ है, इनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, बस इसके ऊपर काम कराना है उन्होंने, कोई नई चीज इसमें ऐड नहीं करनी, कोई इनोवेशन नहीं करनी। लेकिन जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, खासतौर पे एनजीओ टाइप ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे लोगों को मोटिवेट करना ज्यादा जरूरी होता है, उनकी जेब से पैसा निकलवाने के लिए, तो वहाँ पे लीडर चाहिए होता है। मैनेजर मेंटेन, लीडर डेवलप। मैनेजर जो होते हैं एक परफॉर्मेंस को मेंटेन रखते हैं, मतलब उनका काम ये होता है कि भाई अगर उनको क्या कहते हैं परफॉर्मेंस का थ्रेशोल्ड दिया गया है कि भाई आपकी 10% इंक्रीज हो सेल, तो वो 10% को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। लीडर की कोशिश ये होगी कि भाई ऊपर जाए, मजीद डेवलप करे, इसको भी डेवलप करे, लोगों को डेवलप करे, लोगों की स्किल डेवलप करे। जबकि मैनेजर का काम ये होता है कि भैया वो जितना काम कर रहे हैं कम से कम उतना तो करते रहे ना, उससे ऊपर जाए ना जाए। मैनेजर फोकस ऑन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, लीडर फोकस ऑन पीपल। मैनेजमेंट का काम होता है कि भाई सिस्टम के मुताबिक लोग काम करें, लीडर का काम ये होता है कि भैया लोगों के मुताबिक सिस्टम चले। मतलब वो लोगों के ऊपर फोकस करता है, लोगों की जरूरियात का ख्याल रखता है और लोगों से ज्यादा काम निकलवाने के लिए उनको फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट देता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर देता है। जबकि मैनेजमेंट का काम ये होता है कि लोग जाए भाड़ में, करना है तो भाई हमारे एक सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं, तो उनसे काम नहीं लिया जाएगा। मैनेजर कंट्रोल के ऊपर रिलाई करता है, जबकि लीडर जो होता है वो इंस्पायर ट्रस्ट, ट्रस्ट लोगों में डेवलप करता है। कंट्रोल से क्या मुराद है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक कैश का डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर कौन कौन से कंट्रोल होते हैं? आप में से किसी ने ऑडिट पढ़ा? हम्म। किसी ने आप में से कोई ऑडिट की पहले क्लास ली हो? चलें, मतलब किसी ने नहीं ली, थोड़ा वहाँ कर देते हैं यार, पता चल जाता है कि आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसमें ये होता है कि आपको जो नींद आ रही होती है ना बैक एंड पे, वो कम हो जाती है। अच्छा, तो जब आप जाएंगे ना तो वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम होते हैं, हम कंट्रोल टेस्ट भी कर रहे होते हैं। कंट्रोल का मतलब होता है उन चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना। तो अगर एक कैश का डिपार्टमेंट है उसके ऊपर कंट्रोल क्या होते हैं? ये होता है कि भैया एक तो सुबह आते हुए उसकी तलाशी लो बंदे की, शाम को जाते हुए तलाशी लो, शाम को डेली रिकनसाइल करो कि जितनी पेमेंट है कैश पड़ा है उतनी ही पेमेंट आई है, उनको रसीदों के साथ मिलाओ। फिर ये होता है कि ऊपर कैमरा लगा होता है, लिहाजा मैनेजर का काम ये होता है कि वो कंट्रोल पूरा रखे, मतलब वो कैमरा पूरा रखे, वो शाम को चेक करे, वो सुबह चेक करे, उसको बंदे पे कोई भरोसा नहीं है। जबकि लीडर का काम क्या होता है कि लोगों के ऊपर ट्रस्ट कायम करे, वो लोगों को इंस्पायर करे, कहे कि भाई देखो इस्लाम में हराम खाना मना है, हम लोग मिल के काम करेंगे, जितना बड़ा रिवार्ड होगा हम में शेयर हो जाएगा, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना हिस्सा मिलेगा। तो लिहाजा लीडर जो है वो ट्रस्ट करता है, वो कंट्रोल पे फोकस नहीं कर रहा होता, जबकि जो मैनेजर है वो कंट्रोल पे रिलाई करता है। इस तरह मैनेजर का शॉर्ट रेंज व्यू होता है, लीडर का लॉन्ग रेंज व्यू होता है। और मैनेजर जो है वो कहता है, उसको हमेशा क्वेश्चन करता है कि हाउ और कब, कैसे और कब हमने ये काम करना है। जबकि लीडर जो होता है मुझे ये बताओ कि कब करना है और क्यों करना है, हाउ। और जो मैनेजर है उसकी आय जो होती है वो बॉटम लाइन पे होती है, जबकि लीडर है ऑन द हॉरिजॉन। इसका क्या मतलब हुआ? बॉटम लाइन मैनेजर जो है वो सिर्फ नीचे देख रहा होता है, नीचे वाले लोगों को देख रहा होता है, उसको अपने क्या कहते हैं जो जूनियर स्टाफ होता है उसको कंट्रोल में रखना होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है। लीडर का काम नहीं होता, लीडर जो होता है वो ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन अपनी नजर रख रहा होता है, वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा होता है, वो स्ट्रेंथ ढूंढ रहा होता है कि कहीं पे कौन सा मौका मिले जहाँ पे हम चीजों को मजीद डेवलप कर ले। उसके बाद मैनेजर इमिटेट्स एंड लीडर ओरिजिनेट्स। लीडर जो होते हैं वो नई नई चीजें निकालते हैं, ओरिजिन बनाते हैं नई नई चीजों का। जो मैनेजर होते हैं वो जो बनी बनाई चीज होती है उन्हीं के ऊपर ही फिक्स रहते हैं। जो मैनेजर होते हैं वो स्टेटस को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एक मैनेजर है तो भैया मैं मैनेजर हूँ, मेरे साथ बात करने से पहले आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। जबकि लीडर होते हैं वो स्टेटस को चैलेंज करते हैं कि भाई मजीद आगे बढ़ो, आप मेरे आज जूनियर हो, कोशिश करो कि कल आप मेरे सीनियर बन जाओ, या आप मेरे से ज्यादा कमा रहे हो तो आपको ज्यादा मेरे से काम आना चाहिए। इस तरह मैनेजर इज द क्लासिक गुड सोल्जर। पुराने जमाने के ठीक है, एक सोल्जर होता है जंग में लड़ने वाला कि उसको बस ऑर्डर दिया जाए और वो चलता जाए, जैसे उनको कहा जाता है ना कि भाई आंखें बंद करके एक फौजी का काम होता है चलना जाना चाहिए। जबकि जो लीडर होता है उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, उसका अपना एक विजन होता है। जब आप उसको ऑर्डर दोगे वो उस पर देखेगा, सोचेगा, उससे बेहतर तरीके की सोचने की कोशिश करेगा। जो मैनेजर होता है वो जो चीजें होती है उनको ठीक करने में ही लगा रहता है, मतलब उसको जो ठीक चीज मिलेगी वही करेगा। द मैनेजर डज थिंग्स राइट, द लीडर डज द राइट थिंग्स। मैनेजर जो है चीजों को सही करने में लगा रहता है, एक सिस्टम है उसको सही करेगा, उसमें से फ्लॉ निकालने की कोशिश करेगा। जबकि लीडर है वो पहले देखेगा कि इन चीजों में से ठीक चीज कौन सी है, उसके बाद उसको वो परफॉर्म करेगा, मतलब उसको जो ऑप्शन मौजूद होंगे उनमें से पहले बेस्ट ऑप्शन ढूंढेगा और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक हो गया? तो ये 11 डिफरेंसेस हैं मैनेजमेंट और लीडर के दरमियान। आपने इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए, या सिंपल ऐसे रखना है। लेकिन एक बात याद रहनी चाहिए कि भैया 11 है,
पॉइंट्स 11 हैं, आपने जैसे तैसे करके 11 पॉइंट्स प्रोड्यूस करने हैं एग्जाम में। एक मतलब उसने सिंपल सा दिया, विच कैटेगरी ऑफ पीपल इज मोर कंसर्न विद मेंटेनिंग द स्टेटस को एंड टेकिंग फ्यू रिस्क। भाई स्टेटस को कौन मेंटेन रखता होता है, तो हमने पहले देखा, इधर पढ़ लिया था कि भाई मैनेजर जो होता है वो स्टेटस को ऊपर रखते हैं। नीचे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और दूसरी बात, ये वाली सारी क्वालिटीज जो हैं ये वॉरेन बेनिस की तरफ से हैं, ठीक है, वॉरेन बेनिस की तरफ से हैं। अगर क्वेश्चन में आता है तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि स्टडी टेक्स्ट में तो उसका नाम भी कहीं पे नहीं आ रहा, हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा कि उसका नाम आ रहा है। तो आवाज सबको क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है सबको? कट रही है बार बार। चले चले ठीक है, वो कॉल आई थी ना, मैंने कहा नेट ना इंटरप्ट हो गया बीच में से। अच्छा, तो इसको टेबल में कन्वर्ट करें। और दूसरा, ये वॉरेन बेनिस की तरफ से दी गई है, क्वेश्चन में सिंपल वॉरेन बेनिस का नाम आ गया तो आपने ये वाले क्या कहते हैं डिफरेंस प्रोड्यूस कर देना। वैसे पूरी बुक में डिफरेंस जो है वो सिर्फ यहीं पर ही दिया है। अगर क्वेश्चन आता है पास्ट पेपर में कहीं पे भी कि भाई मैनेजमेंट और लीडरशिप में डिफरेंस बताएं या डिफरेंस के ऊपर बात करें, तो पूरी बुक में सिर्फ डिफरेंस यहीं पे बताया गया, इसके अलावा कहीं पे आपको डिफरेंस नहीं बताया जाएगा। ठीक हो गया। नीचे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसने ना मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटीज दी हैं, 12 क्वालिटीज दी हैं, और वो कहता है कि बताओ कि इनमें से भैया कौन सी मैनेजर की है और कौन सी क्या कहते हैं लीडर की है। तो पहली क्या है, फोकस ऑन द सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। तो आप इसकी पूरी टेबल बना के इसको क्या कहते हैं एक बार खुद से लाजमी सॉल्व कीजिएगा। अभी तो मैं कराऊंगा, हमने ऊपर पढ़ लिया ताजा ताजा, ये साथ ही हो जाएगा। नहीं, आप जब लेक्चर खत्म होगा तो बैठ के इस क्वेश्चन को प्लीज कर लीजिएगा, और नीचे इसका सोल्यूशन नहीं देखना, हरगिज़ सोल्यूशन नहीं देखना। वैसे उसने यहाँ पे बता दिया है, नीचे उसका सोल्यूशन भी कर दिया, आपने इसको बिल्कुल नहीं देखा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, लीडर कौन होता है। लीडर क्या होता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करके कॉमन ऑब्जेक्ट निकालता है, कोई भी जो कॉमन ऑब्जेक्ट होगा उनका अपना वो निकलवाएगा। हमने फिर देखा मैनेजमेंट और लीडरशिप के दरमियान फर्क क्या होता है, हमने तकरीबन 11 पॉइंट उसके पढ़े। तो हमने एक टॉपिक आज का ये कवर कर लिया। इसके ऊपर हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लिया कि किस टाइप का आता है। पूरी बुक में क्या कहते हैं एक ही जगह पे डिफरेंस बताया गया है। तो ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट 1 था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक हो गया। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन निकालेंगे जो कि इसी के अंदर से आया होगा, जो पहले लर्निंग ऑब्जेक्ट में से होगा। फिर हम उसको देखेंगे कि भैया क्वेश्चन आता कैसे है और उसको ड्राफ्ट कैसे करना है। ठीक हो गया। और उसका आंसर सजेस्टेड अप्रोच में क्या होती है, की पॉइंट कैसे ढूंढने हैं, उसको ड्राफ्ट करने का तरीका। बीएमबीएस में सबसे मेन चीज है कि आपको आंसर ड्राफ्ट करना आना चाहिए। ठीक हो गया। थ्योरी के पेपर में तो हमेशा ये आप जहन बना लें कि ड्राफ्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लर्निंग ऑब्जेक्ट 2 है। अभी इसमें आप क्या करें, बुक उठाएं, अल्लाह का नाम ले और काटना शुरू कर दें कि जो आपने तैयार नहीं करना। ठीक है। यहाँ पे जो सिर्फ जस्ट उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, पहली तो चीज है ये अर्ली मैनेजमेंट आइडियाज, पूरे का पूरा निकाल दें, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल उसने बोलता रहा है बोलता रहा है और बोलता रहा है बेतहाशा। थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, इसमें उसने सिंपल ये बताया है कि भाई कितने टाइप की थ्योरीज हैं। प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड की अलहदा होंगी, क्लासिक थ्योरीज अलहदा होंगी, न्यू क्लासिक थ्योरीज जो होंगी वो अलहदा से दी गई होंगी, और कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट थ्योरी जिनको मॉडर्न थ्योरी कहा जाता है वो अलहदा से हैं। तो ये थ्योरी हमने टोटल पढ़नी है, जस्ट एक आइडिया है, इसको याद नहीं करना, इसमें से क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक हो गया। तो ये वाला भी आप निकाल ही दें, इसको भी आप निकाल ही दें, काट दें इसको, ये भी सारा। नीचे चलते हैं, प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रायर टू 1880, ये भी जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें से, इसे काट दें। क्लासिकल एंड साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ये भी जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसको भी काट दें। साइंटिफिक मैनेजमेंट बैकग्राउंड वगैरह काट दें, इसको कुछ भी नहीं है। ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट अब हम जाके पढ़ते हैं कि भैया टेलर जो था 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट उसने दिए थे, हम उसके बारे में पढ़े। साइंटिफिक मैनेजमेंट का हम एक थोड़ा सा ना आइडिया निकाल लेते हैं। पहले ये होता था कि सिर्फ एक चीज को देखा जाता था कि भाई लोग हैं, काम है और ये काम कर रहे हैं। ठीक है। मतलब एक काम देखते थे, उसके ऊपर लोगों को लगा देते थे, एक बंदा एक काम कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरा काम कर रहा है, तीसरा बंदा तीसरा काम कर रहा है। या ये होता था, या ये होता था कि एक आदमी को एक काम दिया जाता था, पूरा पूरा काम। मतलब एक अगर एक काम है, हम एक बात करते हैं कि हमने कपड़े सीने हैं, तो उसके 5-7 पोर्शन बन जाते हैं, कॉलर अलहदा हो जाते हैं, बाजू अलहदा है, आगे वाला हिस्सा अलहदा है, बैक के हिस्सा अलहदा है, जेबें अलहदा हो जाती हैं, पॉकेट जिसको कहते हैं। तो पहले जमाने में क्या होता था कि भाई एक ही दर्जी के पास एक बंदा बैठा, उसने पूरा सूट सी के देना है। ठीक है। ये तो एक पुरानी है जिसको हम कहते हैं वर्क एंड टाइम रिलेटेड या वर्क मोशन स्टडी, जिसको कहा जाता है कि वर्क से रिलेटेड काम है कि भैया काम पूरा होना चाहिए, बाकी चाहे जो मर्जी कर लो, एक बंदे ने एक काम करना है। लेकिन साइंटिफिक थ्योरी यूं आई कि भैया जी कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि एक काम को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से किया जाए, लोगों को स्पेशलाइज किया जाए एक ही काम करने में। मतलब देखो ना कि अगर कमीज बनानी है, उसके अंदर
कॉलर बनाने का और बाजू लगाने का दो डिफरेंट तरीके हैं। मतलब कॉलर का आपको पता होगा किस तरह बनता है, क्योंकि इस टाइम दो फीमेल हैं तो इनको आइडिया होना चाहिए कि भैया वो बैंड रखते हैं और फिर इस्त्री करते हैं और कटिंग होती है छोटी छोटी सी और फिर उसको टांके लगाए जाते हैं, सिलाई होती है। अब एक आदमी बाजू लगाते लगाते एकदम दूसरे काम पे शिफ्ट होगा तो टोटली डिफरेंट काम है, जाहिर बात है उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, उसकी जो रूटीन चल रही है उससे हट जाएगा। पहले जो वो बेतहाशा स्पीड के साथ जा रहा होगा सिलाई करता हुआ एकदम रुक जाएगा, एक बार ही काम आ जाएगा। क्यों ना अगर ऐसा किया जाए कि एक आदमी को सिर्फ एक ही काम दिया जाए, मतलब एक आदमी जो कॉलर बनाने वाला है, अगर दिन में 10 कमीजें बनानी है तो एक आदमी को सिर्फ 10 कॉलर दे दिए जाए, मतलब उसका काम सिर्फ एक हो जाएगा। तो ये होगा कि वो उसकी रूटीन चेंज नहीं होगी, मतलब एक कॉलर के बाद दूसरे कॉलर पे शिफ्ट होगा तो काम तो उसका वही रहेगा। तो लिहाजा एक ही काम वो बार बार करता रहेगा तो इससे क्या होगा, एक तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। फिर जिस तरह हम कीबोर्ड यूज करते हैं बगैर देखे, तो इस तरह वो बगैर देखे आंखों पे पट्टी बांध के भी क्या कहते हैं वो कॉलर बना देगा। तो लिहाजा इस तरीके की उन्होंने एक स्टडी करने के लिए फिर उसने स्टडी की और उसके बाद उसने कुछ प्रिंसिपल अपने दिए। तो उसने सबसे पहले क्या कहा, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट की करेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल हम नीचे चल के पढ़ेंगे, ये करेक्टरिस्टिक वो कितना जो टेलर्स की ना साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका पहला पॉइंट है, वो कहता है हिज अप्रोच वाज टू एनालाइज द टास्क एंड इंडिविजुअल दैट इंडिविजुअल्स परफॉर्म एट वर्क। उसने सबसे पहले क्या किया कि जो टास्क था, जो एक कमीज थी, उसको एनालाइज किया। एनालाइज का क्या मतलब होता है, एनालाइज का मतलब होता है उसकी छोटी छोटी डिटेल को अलग अलग करके देखना, किसी भी चीज को छोटी छोटी डिटेल को देखना, उसका ओवरव्यू लेना। उसने क्या किया है कि भाई इंडिविजुअल के जो टास्क होते हैं उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उसके मुख्तलिफ पार्ट कर लिए, ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट ऑफ वर्क। फिर उसने क्या किया कि एक कमीज उठाई और उसको उसने 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि भैया इसके ये 4 हिस्से हैं, इसके बाजू अलग कर दिए, पॉकेट्स अलग कर दी, कॉलर अलग कर दिए और बाकी हिस्सा अलग कर दिया, 4-5 हिस्सों में उसने डिवाइड कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि ईच स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क हैज देन एनालाइज्ड टू फाइंड द वेज इन व्हिच दे कुड बी परफॉर्म विद द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। फिर उसने हर छोटे से हिस्से को उठाया और फिर उसने उसको मजीद एनालाइज किया कि इसको सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। ठीक हो गया। से कि हम बात करते हैं कि जिस तरह एक कॉलर बनाने वाला बंदा, उसके पास एक इस्त्री है, आयरन है, वो गैस वाली हो या इलेक्ट्रिक हो, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट उसको सूट करेगा, इनमें से हीट बेस्ट कौन सी करनी है, क्या मैनुअल हीट वाला होना चाहिए या ऑटोमेटिक हीट वाला। मतलब देखो बैन है, एक कपड़ा है, उसको चिपकाने के लिए खास टेम्परेचर चाहिए, तो एक ऑटोमेटिक मैनुअल की जगह अगर ऑटोमेटिक हम आयरन ले आए कि भाई वो टेम्परेचर उतना रखे, हर बार उसे एडजस्ट ना करना पड़े, कम ज्यादा ना करना पड़े, जस्ट उठाए घुमाए और वो बैंड चिपक जाए उसके साथ। तो लिहाजा उसने उसको सबसे बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए एनालाइज किया कि एक टास्क को कंप्लीट करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है। ठीक हो गया। जब उसने ये काम कर लिया तो फिर उसने कुछ रिजल्ट निकाले। अब ये रिजल्ट है, जो प्रिंसिपल है ये रिजल्ट है। तो उसने कहा कि एक्सपेरिमेंटेशन वाज यूज्ड टू फाइंड आउट द वे ऑफ इंप्रूविंग एफिशिएंसी फॉर ईच स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क एंड टेलर मेजर्ड द टाइम दैट इट टुक टू कैरी आउट ईच स्मॉल टास्क। उसने हर स्मॉल टास्क का टाइम मेजर किया। ठीक है। उसने कहा टेलर सजेस्टेड दैट देयर शुड बी 4 अंडरलाइंग प्रिंसिपल इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसने कहा कि भाई 4 प्रिंसिपल होने चाहिए साइंटिफिक मैनेजमेंट में। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि हम ये साइंटिफिक मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे पर्पस क्या है एक्चुअली, कोई बता सकता है इसका आंसर? मैं अभी तक कोई 3 बार बता चुका हूँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट आखिर ये थ्योरी क्यों निकालेगी, इसका पर्पस क्या था, इसके ऊपर इतना वर्क क्यों किया काम गया? को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए। एग्जैक्टली ठीक हो गया। अच्छा यही हो सकता है, लेकिन मैंने शुरू से बताया कि भाई बिजनेस मैनेजमेंट हम पूरी की पूरी इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है उसका काम यही होना है कि जो उसके शेयर होल्डर हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसको किसी भी तरीके से पूरा करके, तो उसमें आपने ठीक जवाब दिया, मतलब सर क्या टाइम को एफिशिएंट वे में अच्छे तरीके से करने के लिए ये वाली जो अप्रोचेज हैं ये परफॉर्म करती गई थी। अच्छा और एक मजे की बात ये है कि ये जो रिसर्चर होते थे ये मैनेजमेंट हायर नहीं करती, ये शेयर होल्डर ही हायर करते हैं, ये शेयर होल्डर ही रखते हैं, ये इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में जाके रिसर्च करते हैं और वहां पे जाके फिर अपने आउटकम्स देते हैं। मैनेजमेंट को क्या पड़ी है कि भाई वो अपने काम को कम कराए या अपनी वैल्यू को कम कराए या वो एक जो रूटीन के काम पे चल रहे हैं उसको छोड़ के एक नए काम पे आ जाए। तो चेंज मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पंगा होता है, हम आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत मुश्किल टॉपिक है वो, तकरीबन इनमें से आ जाता है, टेक्निकल सा टॉपिक है। तो लिहाजा मेन काम ऑब्जेक्टिव यही था कि जो काम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको किसी भी तरीके से इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में अचीव कर लिया जाए। ठीक है। तो इसके लिए ये थ्योरी परफॉर्म की गई। उसका पहला प्रिंसिपल क्या था, वो कहता देयर शुड बी साइंस ऑफ वर्क। भैया साइंस होनी चाहिए, देखो साइंसदान बन जाओ सारे के सारे। ठीक है।
बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ वर्क मेथड एंड वर्क टाइम, कि भैया हर काम में, हर इंडस्ट्री में एक साइंस होनी चाहिए जो कि बेस करनी चाहिए किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए, जिस तरह मैंने बताया कि जो आयरन है, जो इस्त्री है, वो ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो, खड़े होकर काम करना है या बैठ के करना है, कंप्यूटर के जरिए काम करना है या मैनुअल तरीके से काम करना है, दिन को काम करना है या रात को काम करना है, फुल टाइम करना है या पार्ट टाइम करना है। तो पहले उसका मेथड हो और फिर उसके बाद टाइम देखा जाए कि इस टास्क को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है। ठीक है, तो उसने कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंस होनी चाहिए कि उसमें मौजूद जो भी काम हो रहा है उसको एनालाइज किया जाए कि इसके ऊपर टाइम कितना लग रहा है और किस तरीके से कितना टाइम लग रहा है, किस लिए, क्यों क्यों एनालाइज करना चाहिए विद अ व्यू। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखें कि 10 मिनट में इसका जो जूम की ना 40 मिनट की लिमिट होती है, तो ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं नया लिंक उस पर क्या कहते हैं ग्रुप में डालूंगा, तो फौरन ही वो कहते हैं ज्वाइन कर लेना, विद इन फ्यू मिनट आ जाएगा, एक आधे मिनट में आ जाएगा। ठीक हो गया, तो चलते हैं। वो कहते हैं विद अ व्यू टू फाइंडिंग द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ कैरिंग आउट द टास्क। तो मेन ऑब्जेक्टिव उसका यही था कि किसी भी तरीके से जो टास्क है उसको मजीद एफिशिएंट वे में किया जाए। अच्छा, अब ये देखना कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके आप 2-3 पॉइंट मजीद बना सकते हैं। मतलब एक पॉइंट यहाँ तक बनता है, देयर शुड बी अ साइंस ऑफ वर्क बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ वर्क मेथड टाइम विद अ व्यू टू फाइंडिंग द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ कैरिंग आउट द टास्क। दूसरा पॉइंट इसका बन सकता है, ए फेयर वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी कैन बी आइडेंटिफाइड। जब हम इस तरह का करेंगे फिर हम देखेंगे कि भैया इस तरीके से करने से एक एफिशिएंसी इंक्रीज करने का चांस बन जाता है, हमें पता चल जाता है कि भैया टाइम इसमें इस तरीके से इतना लग रहा है, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर हम इस तरह काम को इस तरीके से, इस मेथड से करेंगे तो ये इतने टाइम में हो जाएगा, तो हम एफिशिएंट वे में इसका काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट बनता है, वर्कर शुड बी रिवॉर्डेड थ्रू हायर पे इफ दे सक्सीड इन परफॉर्मिंग मोर एफिशिएंटली देन एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड लेवल। तो हमने देखा कि मैनेजमेंट की एक क्या कहते हैं स्किल होती है लीडरशिप। लीडरशिप में हमने क्या कहा, लोगों को इन्फ्लुएंस करना काम होता है उसका। तो लोगों को इन्फ्लुएंस किस तरीके से किया जा सकता है, उनको इमोशनली किया जा सकता है, उनको क्या कहते हैं फाइनेंशियली किया जा सकता है, उनको इन्फ्लुएंस करके किया जा सकता है, किसी भी तरीके से क्या कहते हैं उनकी जो सिचुएशन है, पोजीशन, उसको इन्फ्लेट करना। तो भाई टायलर ने कहा कि जो आपका काम है उसके साथ एक रिवार्ड मुंसलिक कर दो। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि रिवार्ड का टास्क के साथ लिंक होना भी जरूरी है और रिवार्ड किस तरीके का होना चाहिए, ये हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसने सबसे पहले कहा कि भैया, हम पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले कहा कि उसने किसी भी इंडस्ट्री में काम हो रहा है तो उसकी साइंस बना लो और उस टास्क को एनालाइज करो, उसका वर्क मेथड के जरिए, टाइम के जरिए, और कोई सबसे एफिशिएंट वे निकालो उसको परफॉर्म करने का। फिर उसके बाद कहता है कि जब आप ये कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से काम करने में आप एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, फिर उसने कहा कि वर्कर जो है उनको हायर पे के जरिए मोटिवेट किया जाए अगर वो क्या कहते हैं एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस से ज्यादा अचीव कर लेते हैं। ठीक है, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उनको रिवार्ड दिया जाए। फिर उसके बाद क्या, वर्कर शुड बी सिलेक्टेड केयरफुली। अब जो वर्कर सिलेक्ट करना है किसी काम के लिए, वो केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए। क्यों? ताकि उसमें तमाम स्किल्स और एबिलिटी हो और वेल सूटेड हो उस काम को करने के लिए। ठीक है, अच्छे तरीके से करने के लिए। फिर जब उसने कहा कि आपने एक अच्छा सा तरीका ढूंढ लिया काम करने का और एक अच्छा सा एम्प्लॉय ढूंढ लिया उस काम को करने के लिए, फिर क्या कहता है कि भाई साइंटिफिकली सिलेक्टेड एंड ट्रेंड वर्कर, और इस काम को इकट्ठा कर दिया जाए, मतलब सूटेबल वर्कर को सूटेबल काम के ऊपर लगा दिया जाए। जब आप इनको इकट्ठा कर लेंगे तो फिर ग्रेटर एफिशिएंसी उसका रिजल्ट निकलेगी। फिर उसने एट द एंड एक चीज बता दी, कहता है कि भैया देयर शुड बी एन इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क। जो डिमोटिवेशन से एम्प्लॉयज को बचाने के लिए काम जो हो वो इक्वल हो। मतलब देखो कि भैया कमीज में आप देखें तो कॉलर बनाने में ज्यादा टाइम लगता है या बाजू लगाने में, तो बाजू लगाने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसके कफ भी बनाने हैं, फिर उसके एक कफ लिंक्स होते हैं वो भी लगे, बटन वगैरह वो भी लगाने हैं, फिर उसके बाद उनकी सिलाई भी करनी है। जबकि कॉलर जो है वो सिंपल एक बैन है, उसमें रख के इस्त्री फेर के ऊपर से कपड़ा लगा के। तो लिहाजा अब एक बंदे को कॉलर दिए गए, कमीजें तो दिन में 10 बनानी है और एक बंदे को बाजू दे दिए गए। तो भैया अब यहाँ पे आपने कोई इक्वल रखना है। अगर क्या कहते हैं बाजुओं वाला बैठा बैठा डिमोटिवेट हो जाए, भाई मुझे तो काम ज्यादा करना पड़ रहा है, पैसे मुझे कम मिल रहे हैं, इस वाले को ज्यादा मिल रहे हैं, तो लिहाजा कोई ना कोई आपने इक्वल एक बेंचमार्क रखना है कि सारों को इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। मैनेजमेंट के दरमियान भी और वर्कर्स के दरमियान भी आपने ये चीज का ख्याल रखना है। और फिर उसने बताया कि मैनेजमेंट और वर्कर शुड ऑपरेट क्लोजली टुगेदर। आप इसको एक और पॉइंट भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको एक और पॉइंट में तोड़ सकते हैं। तो हमने छोटे छोटे पॉइंट में कोशिश करें, छोटे छोटे पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर लें। बड़े पैराग्राफ हमें लिखने में ना सबसे बड़ा मसला आता है। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट में इनको कन्वर्ट कर लीजिएगा।
तो हम एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या है। टेलर की हम देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या था। उसकी अप्रोच थी कि भैया टास्क को एनालाइज करो, छोटे छोटे टास्क में उस बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो, और फिर हर छोटे टास्क को एनालाइज करो कि उसको किस तरह सबसे बेस्ट तरीके में और सबसे कम टाइम में किया जा सकता है। जब ये वाला करने के बाद उसने कहा कि भैया हर इंडस्ट्री में जब इन चीज़ों को उसने परफॉर्म कर लिया, इन 3 चीज़ों को उसने परफॉर्म किया, इसके ऊपर काम कर लिया, तो फिर उसने कहा कि हर इंडस्ट्री में एक साइंस होनी चाहिए, हर काम की एक साइंस होनी चाहिए। वो कहते हैं सबसे पहले जो वर्क हो वो उसको एनालाइज करो, टाइम और वर्क के ऊपर, इसके ऊपर क्या कहते हैं, वर्क मेथड और वर्क टाइम के ऊपर एनालाइज करो, और फिर उसमें से सबसे जो एफिशिएंट तरीका है वो आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर वर्कर सिलेक्ट करो जो कि ट्रेंड हो और सूटेबल स्किल हो उनके अंदर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि उस सिलेक्टेड टास्क को जो साइंटिफिकली आपने सिलेक्ट किया और सिलेक्टेड वर्कर को जो कि आपने साइंटिफिकली सिलेक्टेड वर्कर लिया है, इन दोनों को इकट्ठा कर लो। जब आप इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो फिर आप क्या कहते हैं एक ग्रेटर लेवल ऑफ एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर उसने कहा कि वर्कर्स को डिमोटिवेट होने से बचाने के लिए इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि जो एफिशिएंसी वगैरह और इस चीज को मैनेज करने के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट और वर्कर जो है या मैनेजर जो है वो क्लोजली एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, ठीक है। इस पूरी थ्योरी में हम देखें तो ये वाली चीज जो है ना, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया था। तो टाइलर के 4 प्रिंसिपल आ जाए साइंटिफिक मैनेजमेंट के, तो आपने सिंपल उसमें ये वाली चीजें प्रोड्यूस कर देनी है। आपको पॉइंट उसके 4 थे, आप इसको 7 बनाएं और एज इट इज 7 जाके एग्जाम में प्रोड्यूस कीजिएगा। जैसे ही आप इसको बड़ा या पैराग्राफ की शक्ल में याद करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए याद करना, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। ये एक छोटी सी पैराग्राफ है कि क्या कहते हैं, एक डायग्राम दिया उसने कि भाई कैसे हो सकता है। वो कहते हैं साइंस, वो कहते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। वो कहते हैं भाई साइंस से चलो, कोई वो जो होते हैं पुराने बाबों के तरीके उनके ऊपर ना चलो, ठीक है। एक साइंस है और साइंस को लेके चलो। फिर वो कहता है एम्प्लॉयज को भी साइंटिफिकली ट्रेन करो, एक साइंस के अंदर रह के उनको, जिस तरह वो देखा था मुख्तलिफ शॉल्स के हिसाब से, हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी होगी आपने, हम पढ़ेंगे कि वो कोयले के जो बेलचा होता है और कोयले वाली जो एग्जाम्पल के साथ उसने थ्योरी की थी और उसने एक रिसर्च की थी, मुख्तलिफ साइज के बेलचे दिए थे और मुख्तलिफ साइज का कोल उनमें वजन डाला था, देखा था सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, तो भाई साइंटिफिकली ट्रेन करो। फिर उसके बाद वो कहते हैं इंश्योर मोस्ट एफिशिएंट वेज ऑफ वर्किंग आर यूज्ड। भैया जो आपने मोस्ट एफिशिएंट वे उसको निकालो, फिर वर्क जो है मैनेजर और उसके दरमियान इक्वल डिवाइड करो और पे जो है रिजल्ट के ऊपर डाल दो, तो आपके जो लोग होंगे, जो वर्कर होंगे, वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, ठीक है। इसकी क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। जनरली देखो तो भैया पहला क्रिटिसिज्म इसके ऊपर क्या है, मैंने पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, बुक में ये क्या कहते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में। वो कहते हैं वर्क स्टडी के साथ ही रिलेट कर रही है, मतलब अभी भी ये सारा कुछ सिर्फ काम 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 और काम हो रहा है, लोगों के बारे में इसका कोई ख्याल नहीं है। ये टोटल काम के ऊपर बेस है, हर चीज काम, मतलब किसी तरह काम निकलना चाहिए, बंदे जाए भाड़ में। मतलब ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का कोई हिसाब किताब लग रहा है मुझे यहाँ पर। सॉरी। इट रिजल्ट्स इन डल एंड रिपीटेटिव एंड मोनोटोनस वर्क। भाई एक ही काम बार बार करते हैं तो ये बंदा डल हो जाता है, ठीक है। दे आर टास्क आर रिड्यूस्ड टू सच स्मॉल यूनिट सच as task on a large production line of factory that they are demoralize the वर्कर्स हु डू द जॉब। एक आदमी पहले पूरी मोबाइल बनाता था, अब उसको सिर्फ एक चिप पकड़ा दिए बनाने के लिए, वो कहेगा भाई मैं किस खाते में पड़ गया हूँ, इतना अच्छा मैं काम करने वाला एफिशिएंट बंदा था, इतना स्किल्ड बंदा था, और मुझे पता नहीं इन्होंने किस रोले में डाल दिया, मैं सिर्फ एक बैठ के चिप बना रहा हूँ। लिहाजा कमीज बनाने वाला जो पूरा एक उस्ताद होता है ना, वो खुद को उस्ताद कहता है, एक टेलर जो होता है, ठीक है। तो अगर उसको सिर्फ इतना कह दिया जाए कि भाई तूने सिर्फ आज के बाद हाथ ही बनाने हैं या बाजू ही बनाने हैं या तूने कॉलर ही बनाना है, वो कहेगा भाई मैं तो सिर्फ कॉलर ही, उसका नाम ही पड़ जाना है कॉलरी कॉलरी टाइप का कुछ, ठीक हो गया। तो इस तरह अगला क्या है, देयर इज अ रिस्क दैट व्हेन एम्प्लॉइज आर डूइंग डल। तो वो क्या हो सकता है कि भैया काम करने में वो इंटरेस्टेड ही ना रहे, वो बोर हो जाएंगे। तो 4 क्रिटिसिज्म है। पहला क्या है कि भैया ये सिर्फ काम के साथ रिलेटेड है, बंदों के बारे में नहीं सोच रही। दूसरा ये है कि ये डल रिपीटेटिव और मोनोटोनियस काम है, मतलब एक ही टाइप का बंदा एक ही बार काम करना चाहे। तीसरा इसके ऊपर क्या था कि भैया बाजुकात ये होता है कि टास्क होता है तो उसको बहुत छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर दिया जाता है सब टास्क में, तो ये होता है कि जो उसके ऊपर बंदे काम कर रहे होते हैं पहले, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तीसरा ये होता है कि एक ही तरह का काम करते करते लोग परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और वो काम करने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहते। तो ये आज का हमारा इंशाल्लाह लेक्चर है। कल हम फ्यूल से स्टार्ट करेंगे, फ्यूल में भी हम देखेंगे 2-4 चीजें आइडेंटिफाई किया इंशाल्लाह, वो हम कल देखेंगे, ठीक हो गया। तो आज के इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो कहीं पर?
नो सर। नो सर। ओके, ठीक हो गया। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।